नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स फाइनली अगला मॉडल क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। साथ में मैं आंसर भी उसका कर पाता हूँ, आपको पता ही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। खास तौर पे आज का जो क्वेश्चन है ये आईआर से संबंधित है और करंट अफेयर से जोड़ के ये प्रश्न आपको मैं करवाने वाला हूँ। चूंकि ये न्यूज में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा कि बीपीएससी में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ भैया, 70वीं बीपीएससी हम लोग का टारगेट है 2024, है ना। और पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में आपको पता है 3 खंड होता है। मतलब कि खंड क, खंड ख और खंड ग। तो ख खंड में, खंड बी में जो है आपको पता होगा, सेक्शन बी में करंट अफेयर्स का सेक्शन है और यहाँ पे आईआर से संबंधित जो भी चीजें न्यूज में रहता है ना। आईआर का मतलब होगा इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और ये जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये न्यूज में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आईआर कितना महत्वपूर्ण है, तो आप इसे क्या करिएगा, पेपर वन का जो है कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है। एक एक चीज मैं आपको तो बताता ही हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दे दूँ। जानकारी ये है कि मैं आपको, अगर मैं बात करूँ जो लोग पेड क्लास में है, तो हिस्ट्री में पूरा कवर करवा दिया हूँ, है ना। हिस्ट्री का तीनों सेक्शन, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पूरा कंप्लीट है। उसका वीडियो पीडीएफ है। मल्टीपल टाइम वीडियो को देखिए और पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पोल साइंस का, तो ये भी मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बायो का, बायोलॉजी, ये पूरा कंप्लीट है, उसका पीडीएफ भी दे चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ स्पेशल बिहार का, है ना, तो ये भी बिहार का ज्योग्राफी मैं पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ, जाके देखिएगा। और बिहार का हिस्ट्री आपका जो कवर होता है कहाँ से, तो एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना तो उसको अच्छा से पढ़िए, मैं बता चुका हूँ। तो वहीं से आपका स्पेशल बिहार का हिस्ट्री भी कवर हो जाता है। बाकी जो कुछ चीजें रह गया है तो वहां पे उसी प्लेलिस्ट में स्पेशल बिहार का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी सीरीज की मैं बात करूं तो छठी से लेके 9th क्लास तक की एनसीईआरटी में कवर करवा चुका हूं। शायद 9th क्लास की 2 टॉपिक बच चुका है, भारत की जलवायु और कृषि वाला टॉपिक, है ना। और छठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी का मैं 110 नोट्स जो है दे चुका हूं। तो मल्टीपल टाइम उसे रिवीजन करिए। और ये एनसीईआरटी का सीरीज जो ऑब्जेक्टिव करवाया हूं ना, और थ्योरी, भाई उसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, मल्टीपल टाइम देखिएगा, है ना। और पीडीएफ से रिवीजन करिएगा। जो बाकी बच गया है 10वीं 11वीं, वो मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। ठीक है, बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो वो कुछ टॉपिक बाकी है तो वो भी अपलोड हो जाएगा उसी ग्रुप में। बात रही फिजिक्स का, तो फिजिक्स भी बहुत जल्द अब उसका क्लास शुरू हो जाएगा, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स जो बच गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो सेक्शन कंप्लीट है तो वहां से क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे सर हम प्री के लिए मॉक टेस्ट दे या मेंस के लिए, तो कहाँ से दे। तो मेंस के लिए मैं कहूंगा आप अभी आप पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर बीपीएससी वाला सारे कर लिया है तो भाई यूपीएससी वाला है उसको लगाइए। यूपीएससी वाला कौन सा लगाना है, तो भाई आपको पता होना कि चाहिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में कौन सा सेक्शन है, तो उसी सेक्शन को उठाइए और वहां से लगाइए। ठीक है, प्री के लिए जो है मार्केट में बुक आ गया है, तो आप सप्ताह में, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सप्ताह में एक ही लगाइए अभी मॉक टेस्ट। ठीक है, देखिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते क्या मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, पूरा तैयारी होने के बाद या फिर कब से। तो मैं कहूंगा देखिए, अगर आपका 25% भी तैयारी हो चुका है ना, मतलब इवन 20% भी तैयारी हो चुका है ना, 20% भी, तो आप सेट प्रैक्टिस दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि हम कौन कौन से सेक्शन में क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो सेक्शन को जाके पढ़िए, यही तरीका होता है। ठीक है, खैर यहाँ पे हालांकि ये वीडियो अगर YouTube पे जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो कोई बात ही नहीं। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मैं फिर से कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा होगा लेकिन बड़ा नहीं है। क्वेश्चन को पहले तोड़ना, कैसे आपको ब्रेक करना है, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। और एग्जाम हॉल में भी यही आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर क्वेश्चन को आप फिर अच्छे आंसर लिखना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन को एक बार पढ़ के उसका आंसर कम समय में देना चाहते हैं, तो भाई यही अप्रोच होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, कितने पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है भाई उसको समझ लीजिए, बस आप क्वेश्चन का जवाब बेहतर दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। ये हमेशा आप अपने माइंड में रखिए। मैं आपको हमेशा जब क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ तो ये चीज बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आईआर से संबंधित क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच
का ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर मैप में देखिएगा तो म्यांमार का लोकेशन आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं। तो एक एक करके देखेंगे भाई क्वेश्चन का डिमांड क्या है और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को लिखना है। मैंने हालांकि लिख भी दिया हूँ, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि सुरक्षित एवं मजबूत भारत का निर्माण तथा अर्थव्यवस्था को गति देने में भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है, किंतु भारत म्यांमार संबंधों के समक्ष चुनौतियां भी हैं। क्या है भैया? चुनौतियां भी हैं। और ऐसी स्थिति में भारत को किस तरह का कदम उठाना चाहिए। तो भाई आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन की जो डिमांड है कहीं ना कहीं 3 पार्ट में है। पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारत के निर्माण तथा अर्थव्यवस्था को गति देने में जो है भारत के लिए म्यांमार की जो है क्या महत्वपूर्ण है, मतलब कि महत्वपूर्ण करने का मतलब क्या योगदान है। तो पहला पॉइंट, तो हालांकि पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट देके लिखेंगे, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आगे भी करें, किंतु भारत म्यांमार संबंधों के समक्ष चुनौतियां भी है। तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो भाई दूसरा पार्ट मिल गया क्वेश्चन का। तीसरा पार्ट कह रहा है कि भैया ऐसी स्थिति में भारत को किस तरह का कदम उठाना चाहिए। अब भारत, दोनों देशों के बीच चुनौती होगी तो भाई भारत को तो एक अच्छा कदम उठाना चाहिए ना, तो वो कदम भी भाई उठाना है, तो वो भी मेंशन करना है। और लास्ट वाला पॉइंट हम लोग को पता होता है कि भाई निष्कर्ष होता है, कंक्लूड करके हम लोग क्वेश्चन को कर देते हैं क्लोज, ठीक है। आइए शुरू करते हैं कहानी को। तो पहले यहाँ पे कुछ बेसिक बातें फिर क्वेश्चन को शुरू कर लेना है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब आप क्वेश्चन का यहाँ पे भूमिका बनाते हैं या फिर कह सकते हैं इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट लिखते हैं, तो ये मतलब कि साधारण होना चाहिए और बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, देखिए यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, उत्तर, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में आंसर में मैं यहाँ से शुरू करूंगा। आपको दिख रहा है ना? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, ज्यादा जूम करूंगा तो फिर अजीब सा दिखेगा। तो कह रहा है कि म्यांमार में राजनीति, ये राजनीतिक है, राजनीतिक अशांति एवं सशस्त्र संघर्ष के कारण भारत में शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि को देखते हुए गृह मंत्री ने हमारे गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो आपके सर भारत के गृह मंत्री कौन है भैया? तो आपके सर अमित शाह है ना। तो देखते हुए गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर ये बार है ना, बार लगाने का निर्णय से भारत म्यांमार संबंधों में खटास पैदा हुई है। यहाँ से कुछ, और ये जो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन जो यहाँ से देंगे, तो जैसी बात है ये करंट अफेयर्स का है और आपको पता होना चाहिए। ये जो निर्णय लिया है हमारे गृह मंत्री के द्वारा, ये निर्णय लिया गया कि भारत और म्यांमार की जो सीमा है, बॉर्डर है ना, वहां पे ये बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, शरणार्थी क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ लोग को हो सकता है कि मन में डाउट होगा। मैं समझता हूँ यार, जो बिगिनर होते हैं तो छोटे छोटे शब्दों को नहीं समझ पाते। तो शरणार्थी, अभी आपको पता होगा, म्यांमार की मैं बात करूँ तो वहां पे तख्ता पलट हुआ है, और म्यांमार का शासन व्यवस्था की मैं बात करूं तो वो सैनिक के हाथों में है ना, जिसे जुंटा कहते हैं। तो आप जुंटा शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेता है। ये जुंटा क्या होता है मैं बताऊंगा आगे चल के, मैं लिखा हूं, ठीक है। और ये छोटे छोटे पॉइंट आपको लोग बताते नहीं, मैं आपको बताते जाऊंगा, ताकि आपने इस न्यूज से परिचित नहीं भी होंगे तो पर भी अभी आप भी इस क्वेश्चन के थ्रू इस न्यूज से भी परिचित हो जाएंगे, ठीक है। तो शरणार्थी का मतलब ये होता है कि भाई किसी देश में अशांति का माहौल है ना, और जाहिर सी बात है लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे जान का खतरा है, तो वो क्या करते हैं, अचानक से वो भाग के दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो उस समय जाहिर सी बात है भाग के आएगा और उस देश में अशांति का माहौल होता है। तो मान लीजिए ये भारत का पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप पे से समझाऊं तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ये चीजों को। देखिए ये अपना प्यारा सा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये अपना प्यारा सा इंडिया है और ये पूर्वोत्तर भारत है ना। और यहाँ पे आपको म्यांमार दिखेगा ना, यहाँ पे ये म्यांमार है, ठीक है। तो यहाँ पे अशांति का माहौल है, तो लोग क्या किए हैं, यहाँ से लेके यहाँ मतलब कि म्यांमार से भाग के भारत में आए हैं। तो अब जाहिर सी बात है भाग के भारत में आए हैं तो वहां पे क्या होगा, उसके पास में तो वीजा तो होगा नहीं, है ना। तो कुछ दिन के लिए ये भारत में रहेगा, जब तक यहाँ पे शांति का माहौल बनेगा तब तक। तो उसे ही कहा जाता है शरणार्थी, ठीक है। ये भारत का नागरिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब ये छोटे छोटे पॉइंट जो है हो सकते हैं कि आपके मन में डाउट हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। तो शरणार्थी समझ में आ गया, ठीक है।
अब मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को रीड करके बता देता हूँ कि मैं क्या लिखा हूँ। तो क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है, मतलब कि भूमिका जो बनाना है इस तरीके से। म्यांमार में राजनीतिक अशांति एवं सशस्त्र संघर्ष के कारण भारत में शरणार्थियों का आगमन में वृद्धि को देखते हुए, है ना, गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर ये बार लगाने के निर्णय से भारत म्यांमार के संबंधों में क्या हुआ भाई, खटास पैदा हुई है। जैसे बात ये होना ही है ना। तो ये हम लोग क्या किए भाई, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि म्यांमार जो है भारत के लिए या फिर अर्थव्यवस्था को मतलब कि भारत तथा अर्थव्यवस्था को मैं बोल सॉरी यार, भारत के निर्माण, यहाँ पे ये वाला पॉइंट से शुरू करने हैं, दूसरा पॉइंट जो आपका था ये वाला, भारत के निर्माण तथा अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए म्यांमार का जो है म्यांमार महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो जो है पहला जो आपका क्वेश्चन का जो डिमांड था अब यहाँ से शुरू होगा। ये तो हम लोग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ठीक है। पहला जो डिमांड था क्वेश्चन को यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे वस्तुतः उत्तरी पूर्वी भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की पहुंच एवं अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण है ना। महत्वपूर्ण क्यों है, तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे मतलब कि ए दे के बी दे के लिखता था पॉइंट दे के, लेकिन आप ये कुछ लोग मुझे पूछे थे सर क्या मैं इस तरीके से पॉइंट दे सकता हूँ, मेन पॉइंट देने के बाद उसके अंदर जो छोटा सा जो पॉइंट बनेगा तो इस तरीके से पॉइंट दे के लिख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, या फिर आप ए नंबर बी दे के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का आपके हमेशा दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा मुझे क्वेश्चन को एनी हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन का जो डिमांड है, तो ये क्वेश्चन अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी शामिल कर दो तो भाई चार पार्ट में ही क्वेश्चन को लिखना है और पांचवा पार्ट आप लोगों का वो निष्कर्ष हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन को जब ऐसे फ्रेम करते हैं ना, तो एग्जामिनर, चूंकि एग्जामिनर को तो ये सब पता होता है क्वेश्चन कितने भाग में टूटेगा, तो जब क्वेश्चन को ऑलरेडी आप अलग अलग भागों में तोड़ के लिख दिए हैं तो जाहिर सी बात है यार आपके अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि भाई ये बहुत अच्छे से पढ़े हैं, क्वेश्चन को समझे हैं, ठीक है। तो ये तरीका अपनाना है। तो यहाँ पे इसके अंदर पहला जो भाग है भाई, यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नहीं मैं कहूँगा सॉरी, पॉइंट डाल के आगे लिखेंगे म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए भारत का जो है प्रवेश द्वार है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति एवं यहाँ पे देखिएगा इसे मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, एक्ट ईस्ट नीति का जो है महत्वपूर्ण अंग है। जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय, कौन, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का जो है विकास है, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास है। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, छोटा सा मैप बना के, और यहाँ पे देखिएगा ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत का और यहाँ पे म्यांमार होगा। तो अगर इस तरीके से मैप बना देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि भैया आपको चीजें पता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे से मेंशन किए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट फिर से देख के लिखेंगे कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने में म्यांमार का जो है सहयोग, म्यांमार का कौन कौन सा सहयोग है भाई देख सकते हैं, नागा विद्रोह का नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग देख के लिखेंगे चीन का मुकाबला करने में म्यांमार महत्वपूर्ण है। जैसे म्यांमार के राखीन ये जगह है, ठीक है ना, राखीन राज्यों में चीन सीमा वाले क्या कप्यू ये जगह का नाम है, जो कि आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सीमा वाले क्या कप्यू बंदरगाह का मुकाबला करने के लिए म्यांमार में सीतवे बंदरगाह का विकास भारत द्वारा किया जा रहा है। तो सीतवे बंदरगाह भारत के द्वारा किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और चाइना के द्वारा इस बंदरगाह का जो निर्माण किया गया था। तो ये पॉइंट लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है क्या होता है भाई, मजबूत हो जाता है। फिर से अगला पॉइंट दे के लिखेंगे, है ना, भारत में अवैध प्रवास, ये प्रवास है सॉरी, भारत में अवैध प्रवास को रोकने में म्यांमार सहयोगी, जाहिर बात है। और दोनों में मतलब कि दोनों में कहने का मतलब चूंकि भारत और म्यांमार के बीच की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों में सांस्कृतिक समानताएं हैं। भारत और म्यांमार में जो है सांस्कृतिक समानताएं हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे म्यांमार में बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है, किंतु बौद्ध धर्म का जड़ कहाँ पे है, तो भारत में है, तो यहाँ पे किंतु जड़े भारत में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का जो जवाब है वो दे रहे हैं आईआर का, लेकिन आपको जाहिर सी बात है आप देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ना भाई, कि बौद्ध धर्म का विकास कहाँ पर, वो लेकिन वहां पे ये लिखना नहीं है, हमें वहां पे इस क्वेश्चन को मजबूत करना है, तो ये मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में चुनौतियां क्या था क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का जो डिमांड था मैं बता देता हूँ। तो अभी जो है
ये जो अभी तक जो हम लोग लिखे हैं वो ये लिखे हैं। देखिए मैं इन चीजों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई आपके दिमाग में सारी चीजें चले। जब आप एक बार लिखना सीख जाइएगा ना तो आपको ये चीज आसान लगेगा आपको भी। तो अभी तक हम लोग ये लिखे हैं कि सुरक्षित एवं मजबूत भारत के निर्माण तथा अर्थव्यवस्था को गति देने में भारत के लिए म्यांमार की महत्वपूर्ण क्या था, है ना, मतलब कि भारत के लिए म्यांमार जो है महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये चीज अभी हम लोग लिखे हैं, ठीक है, इसके बारे में सारे पॉइंट लिखे हैं। अब जो अगला पॉइंट देके लिखेंगे, तीसरा पॉइंट देके लिखेंगे, वो भारत म्यांमार संबंधों के समक्ष कौन कौन से चुनौतियां हैं, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे चुनौतियां को देखेंगे। और क्वेश्चन जब आप लिखते हैं ना तो अगर ये चीज पहले अंडरलाइन करके रखे रहते हैं तो भाई जाहिर सी बात है एग्जाम में आपके दिमाग चलता है कि भाई ये पॉइंट लिख लिया, अब अगला पॉइंट से शुरू करना है, ठीक है। तो आप भटकाव से दूर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया अगला पॉइंट, किंतु भारत म्यांमार संबंध के समक्ष चुनौतियां भी है। जैसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं छोटे छोटे पॉइंट देके यहाँ पे लिख चुका हूँ। यहाँ पे आप ए बी और यहाँ पे सी करके ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग का ये डिमांड था कि सर मैं ए बी सी ना डाल के ये डाल सकता हूँ पॉइंट छोटा सा। हाँ बिल्कुल डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कौन कौन सी चुनौतियां उसको देखते हैं। तो कह रहे हैं कि म्यांमार में तख्ता पलट किससे आपको समझ में आना चाहिए। तख्ता पलट के संबंधों में भारत में नीतिगत विरोधाभास क्योंकि भारत म्यांमार सीमा पर सक्रिय विद्रोही गुटों को नियंत्रित करने के लिए म्यांमार के सैन्य जुंटा, ये सैन्य जुंटा क्या होता है भैया, तो जुंटा जो है म्यांमार का जो है ये सैन्य दल है। सैन्य दल का मतलब ये कि अभी आपको पता होगा कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है और ये जो शासन व्यवस्था है म्यांमार का वो सैन्य के हाथों में है, तो इसे कहा गया है सैन्य जुंटा, ठीक है। ये सैन्य जुंटा अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पे सॉरी मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, गूगल पे देखिए जुंटा क्या होता है, सैन्य जुंटा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सैन्य जुंटा के जुड़ाव, किंतु म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थन भारत द्वारा। तो ये बेसिक बात है, थोड़ा सा मैं मेंशन करके आगे, ये जुंटा है, ठीक है ठीक है, ये जौहरसू का भी ध्यान रखना, जुंटा। अगला पॉइंट हम लोग देख लिखेंगे, भारत एवं म्यांमार के बीच आवाजाही व्यवस्था का दुरुपयोग आतंकियों द्वारा, ये भी होता ही है। तो भाई चुनौतियां हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अगला हम पॉइंट देख लिखेंगे, म्यांमार में जो है चल रही हिंसा एवं अस्थिरता के कारण भारतीय राज्य मिजोरम, जैसे भारतीय राज्य कौन कौन सा है, तो आप कहिएगा सर मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, में क्या हुआ, शरणार्थियों का आगमन। शरणार्थी क्या होता है मैं बता चुका हूँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैप पे मैंने बताया था ना कि ये पूर्वोत्तर राज्य है, जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो शरणार्थी वहां से जो आएंगे, वहां से लोग भाग के आएंगे, वहां पे शासन व्यवस्था सही नहीं है ना, ठीक है। ये म्यांमार है, ये पूरा समझो ये म्यांमार है। तो म्यांमार से लोग यहाँ पे आएंगे ना, इस राज्य, ये जो पूर्वोत्तर राज्य है सबसे लास्ट जो म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करते हैं लोग, तो यहाँ आएंगे ना, तो वही चीज कह रहा है, वहां पे मैं मेंशन करता हूँ। तो भाई आपके दिमाग में मैप चलना चाहिए, ठीक है। शरणार्थियों का आगमन, शरणार्थी क्या होता है, तो मतलब कि जो भारत के सरहद में आ जाए दूसरे कंट्री का लोग, तो ये आप लोग समझ रहे हैं। और ये लोग हमेशा नहीं रहेगा और इसे भारत का नागरिकता भी नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख के हम लोग लिखेंगे, पूर्वोत्तर उग्रवाद एवं नस्लीली दबावों का खतरा तथा म्यांमार की धरती पर जो है सक्रिय आतंकी संगठन, तो ये भी चुनौतियां है। म्यांमार में चीन का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि चीन द्वारा म्यांमार की बुनियादी ढांचों में निवेश, जैसे चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। अगला पॉइंट हम लोग देख के लिख देंगे, कालादान, ये काला नहीं है कलादान है ना, कलादान समझ ना, कला आर्ट, तो ये कलादान, ये कला है, कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना, ये कलादान मल्टी मॉडल परिवहन है, ये ना, परियोजना के क्रियान्वयन में देरी, भारत एवं म्यांमार के बीच विश्वास में कमी, है ना। तो ये सही से पता है, इसमें देरी होगा तो जैसे दोनों के बीच में जो है यहाँ पे विश्वास का कमी। अगला पॉइंट जो क्वेश्चन का जो था डिमांड था, चौथा पॉइंट, मैं वहां पे बार बार नहीं जाऊंगा, तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे समाधान क्या हो सकता है, भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए, वही चीज यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। अतः ये भारत नहीं है, अतः इन चुनौतियों के समाधान एवं भारत म्यांमार के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए निम्न कदम उठाए या फिर उठाया जाना चाहिए। कौन कौन सा कदम होगा, तो अगला पॉइंट देख के लिख देंगे भैया, लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के लिए समर्थन। दूसरा पॉइंट देख के लिखेंगे भाई, भारत को सशस्त्र जातीय समूहों सहित, ये जुंटा समझ में आ रहा है ना भाई, जुंटा,
जुंटा सरकार है, जुंटा सरकार मतलब कि उस देश को कहेंगे भाई, सॉरी, उस देश को शासन व्यवस्था को कहेंगे जहां पे उस देश का शासन व्यवस्था सैन्य के हाथों में है ना। तो कह रहे हैं कि जुंटा सरकार एवं के बीच विपक्ष के बीच बातचीत का जो है ये चैनल खोलने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख के लिखेंगे हम लोग, म्यांमार में शांति व्यवस्था के लिए आसियान देशों के साथ सकारात्मक वार्ता पर जो है बल देना चाहिए और भाई भारत को। और अगला पॉइंट देख के लिखेंगे, उन्नत आर्थिक जुड़ाव के साथ कलादान एवं एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे विलंबित परियोजना को तुरंत पूरा किया जाए। और अगला पॉइंट देख के हम लोग फिर से लिख देंगे, उग्रवाद एवं नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने एवं समन्वित प्रयास पर जो है बल दिया जाना चाहिए, फिर दिया जाए। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे भैया, अगला पॉइंट फिर से वहां पे मेंशन कर देंगे, सहायता के माध्यम से म्यांमार के लोगों से जो है भाई जुड़ाव का कोशिश करना चाहिए। और लास्ट में क्वेश्चन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे देखिएगा, जब आपको आपके पेज में या स्पेस रह जाता है ना, तो भाई इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, तो आता यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, ये निष्कर्ष है यार। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे सर निष्कर्ष आप लिखते नहीं, निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर चाहे तो आप लिख भी सकते, कोई इशू नहीं है ना। तो निष्कर्ष में मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, अतः भारत म्यांमार संबंध को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कूटनीति प्रयास के साथ राजनीति, प्रशासनिक, नीतिगत एवं आर्थिक स्तर पर जो है ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद जैसे बताया आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो क्वेश्चन का ये डिमांड था और क्वेश्चन को कैसे लिखना था मैं आपको सारे चीज मेंशन करके बताऊं। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन लिखिए और लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो ये तो मैं आपको मॉडल क्वेश्चन आंसर करवा ही रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनिएगा, मॉडल क्वेश्चन आंसर तो करवा ही रहा हूँ। आप क्या करिएगा, पहले पेपर 1 को उठाइएगा, पेपर 1 का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसका PYQ जरूर लिखना शुरू करिएगा। यार लिखना शुरू कर दीजिएगा ना, फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा। और क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है ना, बस क्वेश्चन को ब्रेक करना जो सीख गए ना भैया, बस आपका जो है ये टेंशन ही खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन लिखना है, लिखिएगा। तो एक तो देखिए, लिखने से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। पहली बात, आप लिखेंगे तो वहां से कई सारे फैक्ट आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला आपको ये फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा ये मिलेगा, जो आप अभी लिख रहे होंगे है ना, तो आप में अशुद्धि बहुत होगा आकार हर्षिका में, तो वो अशुद्धि धीरे धीरे ठीक होगा। तीसरा, आपका यहाँ पे लिखने का प्रैक्टिस होगा, तो भाई जाहिर सी बात है आपका स्पीड भी बनेगा। क्योंकि एग्जाम में जो है अब आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन लगभग 7 शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 ही नहीं यार, एक पेपर में देखा जाए तो कितना है, 5 या 15 तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है। 15 नहीं, 10 क्वेश्चन शॉर्ट, और सब मिला के 15-16 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लगभग 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना होगा, तो आप समझ ही रहे हैं। और पेपर 2 में तो 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। तो इस तरीके से यार आप प्रैक्टिस करके रहेंगे ना, तो दूसरे से बेहतर कर पाएंगे। और आपका प्री का तो तैयारी हो रहा है, और प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और मैं आपको तो एक एक चीज ये बता देता हूँ यार, जो भी डाउट होता है आप लोग का, अब मुझे लगता है कि जहाँ पे आपके नहीं समझ में आएगा तो उन चीजों को मैं क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। और आप क्या करिएगा, अगर IR सेक्शन पढ़िएगा तो कम से कम भारत और म्यांमार है ना, भारत म्यांमार का जो रिलेशन है उसे जरूर पढ़िएगा। आप गूगल पे भी सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा भारत म्यांमार संबंध है ना, तो वो वहाँ पे सारी चीजें आपको दिखेगा। तो कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया रहे। और भारत म्यांमार का लोकेशन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कहाँ पे है। तो ये कुछ बेसिक बातें था। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल और परसों क्लास ऑफ रहेगा, कारण क्या है, सरस्वती पूजा है, आप सबको पता है। और माँ सरस्वती से यही आप सभी के लिए दुआ करते हैं कि आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो, और अगली बार जब आप सरस्वती पूजा मनाए तो एक ऑफिसर के रूप में, और डेफिनेटली आप मनाएंगे तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए। ये 2024 का जो साल है ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो। और यार बिहार में हालांकि मैं पॉलिटिक्स वाली बातें बहुत कम करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हम भी इंसान है, बोलना पड़ता है। आप अभी देख रहे होंगे बिहार की क्या हालत है, और सत्ता के लिए ये लोग कितना हद तक गिर जाते हैं। आपने देखा ही होगा यार किस तरीके से
हाँ, ये लोग जो है डिस्कस करते हैं चीज़ों को, और खास तौर पे अभद्र शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है। खैर, आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस को तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे साफ साफ झलकेगा कि एक समय ऐसा था कि बिहार पूरे भारत का जो है केंद्र हुआ करते थे, और अभी बिहार की स्थिति क्या है आपको पता ही है। तो अभी क्या कारण है जो बिहार की ये स्थिति है। और आपने खासतौर पे ये गरीबी शब्द जरूर सुना होगा, चाहे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या फिर बाकी सेक्शन को भी पढ़ते हैं तो ये शब्द कहीं ना कहीं आप जरूर सुनते हैं। और बिहार जो है ना, दूसरे राज्य के कंपेयर में अगर मैं बात करूं तो लोग बहुत जो है नीच तरीके से देखते हैं। यार क्यों नहीं देखेगा। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। अभी भी आप देखिएगा तो बिहार में फेक टीचर का कमी नहीं है। फेक टीचर का मतलब भाई वैसे टीचर स्कूल में अभी भी है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, लगभग 80%, मैं नहीं कहूँगा, लगभग 60 to 70% अभी भी ऐसे टीचर है जो यार फेक करने का मतलब उनको खुद ही पता नहीं है कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, उसका सिलेबस क्या है, नहीं पता है भैया, नहीं पता है अभी भी नहीं। तो अब कैसे नहीं, एजुकेशन सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होगा तो लोगों के जो माइंड सेट पहले वाला हो गया है वो बदलेगा नहीं। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अब आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा यार, तभी तो आप अपने राज्य में पैसा लेके आओगे ना, तभी तो भाई राज्य का इकोनॉमिक जो है डेवलप होगा। तो ये बातें हैं, कई सारी चीजें हैं। खैर मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी आप लोग समझदार है तो आप इधर उधर की बातों में मत रहिए। अभी आप यूट्यूब पे बहुत सारे पॉलिटिक्स चलता है कि भाई इस पार्टी का ये हो रहा है, उस पार्टी का वो हो रहा है, तो भाई अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और जो आपका सिलेबस है उसको पढ़िए। हाँ, लेकिन आप एक ऑफिसर बन के जाएंगे तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसमें जरूर सुधार करेंगे। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ जो लोगों के मन में जो ये धारणाएं हैं ना, इन चीज से ऊपर उठ के और आप जो है अच्छे काम भी करेंगे अपने फील्ड में, ठीक है। और ये काम तभी अच्छे कर पाइएगा जब आप अभी अच्छे से पढ़िएगा, आपको ये सारी चीजें के बारे में पता होगा, दुनियादारी के बारे में पता होगा। दुनियादारी करने का मतलब कि अभी क्या चल रहा है, और जो आपके सामने वाले जो राज्य है जो आपसे पिछड़ा था, वो आपसे मतलब कि बिहार से जो पिछड़े थे वो बिहार से आगे निकल चुके हैं, है ना। या फिर विकसित राज्य है। भारत तो विकासशील देश है, लेकिन भारत के अंदर जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जो पूरे तरीके से विकसित है, डेवलप्ड है ना। तो वो क्यों आगे बढ़ा, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक बिहार के नागरिक होने के आए तो भाई हम लोग सब इंडियन है, लेकिन जाहिर सी बात है सभी राज्य को कहीं ना कहीं अपना अपना दायित्व जरूर बनता है। और बिहार का जो विकास होगा तो पूरे भारत देश का भी विकास होगा। ऐसा नहीं कि अगर हम बिहार में विकास करेंगे तो उससे देश का भी विकास होगा, क्योंकि भारत जो है राज्यों के एक मुख्य जो है केंद्र है, आपको पता होगा। खैर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा तो मेरा लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सकारात्मक सोच रखिए, और जहां तक होता है वहां तक लोगों को भी आप हेल्प जरूर करिए जहां तक आपसे होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास खुद दे नहीं है आप दूसरों को मदद कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये मदद कई तरह का हो सकते हैं ना। तो आप जरूर करिए और हमेशा भी पॉजिटिव रहिए। अभी जब आप तैयारी करते हैं तो कई सारे आपके मन में डाउट होगा, कई सारे लोग बोलते होंगे कि पता इससे होगा कि नहीं होगा, या फिर नहीं होगा, फालतू का ऐसे कर रहे हैं, दिखावा करे। तो भाई इन चीजों से दूर रहिए, मन मन सब कुछ रखिए, और वैसे लोगों से दूर रखिए जो आपको जो है यहाँ पे आपके पढ़ाई में जो चीज बाधा डालते हो उन चीजों से दूर रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और बाकी तो हम आपके लिए हमेशा है ही। जो भी डाउट होता है तो बहुत सारे लोग जो डाउट आप लोगों का है तो वो क्लियर भी करते हैं, मैं बताता भी हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक ले जो है।